हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, इससे जो पिछला वीडियो है उसके अंदर लगभग हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे राजस्थान जीके के। तो उस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन हमने देखे थे। तो आज इस वीडियो के अंदर दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी, राजस्थान की जो हिस्ट्री है और कल्चर है उनसे रिलेटेड सभी जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। जो भी अपना दोस्त है जो रीट की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर लेना। अगर आप टीचर लेवल की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा के अंदर जो चबूतरे हमें प्राप्त हुए हैं वो किस चीज से बने हुए थे, किस चीज से निर्मित किए गए थे। तो एक नंबर पर देखो लकड़ी से, 2 नंबर मिट्टी की ईंटों से, 3 नंबर पत्थर से, 4 नंबर पर है लकड़ी और धातु से। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों मिट्टी की ईंटों से। यानी कि दोस्तों कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे निर्मित है वो है मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा एक फर्शपुरी हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो एक नंबर पर है बालातल सभ्यता, 2 नंबर पर है ओजियाना सभ्यता, 3 नंबर पर है कालीबंगा सभ्यता और 4 नंबर पर है गणेश्वर सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। दोहरी रक्षा व प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में इसकी जो व्याख्या देखिए तो हरियाणा में अराखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल बन गया है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है। एक तो पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीलों को गड्डी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है, तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीलों को नगर क्षेत्र या दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार प्रकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो किस सभ्यता के अंदर अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। एक नंबर कालीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर पर है कालीबंगा और 4 नंबर पर है बालाथल, 1 नंबर दोस्तों पीलीबंगा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष है। तो वो है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं व जौ का प्रयोग करते थे। चन्ना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा और सोने व मूंगे व सीपियों के आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी। यानी कि दोस्तों किस सभ्यता या किस स्थल से उत्खनन के दौरान अग्नि वेदिकाएं मिली थी। 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर चौहदाड़ो और 3 नंबर पर है लोथल और 4 नंबर पर है कालीबंगा। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अंदर अग्नि वेदिकाएं मिली थी, ठीक है। अग्नि वेदिकाएं यज्ञ किए हुए मिले थे कालीबंगा सभ्यता के अंदर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। यानी कि दोस्तों इस ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। 1 नंबर आहड़, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर गिलूड, 4 नंबर पर कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के अंदर अंडाकार जो कुएं मिले हैं पुरातात्विक स्थल के अंदर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 2nd ग्रेड 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंडाकार कुएं कहां पर मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति देखो कालीबंगा है ना, कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं प्राक हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र से
कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है 7 अग्निवेदिकाएं जो यज्ञ किए हुए 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर 7 मिली है। ठीक है, 7 संख्या है उसकी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। 3rd ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा है 2023 में कि इनमें से कौन सा है जो एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। 1 नंबर मिट्टी की ईंटों के घर, 2 नंबर लोहे के उपकरण, 3 नंबर दुर्गीकरण, 4 नंबर पर अग्निकुंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, मिट्टी की ईंटों मिले हैं और दुर्गीकरण मिला है और अग्निकुंड भी मिले हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा जो कालीबंगा सभ्यता में नहीं मिला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा अवशेष है दोस्तों जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। 1 नंबर है दुर्गीकरण, 2 नंबर है शैल चित्र, 3 नंबर है अग्निवेदी, 4 नंबर पर है मर्दभंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों शैल चित्र नहीं मिले हैं। शैल चित्र कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। दुर्ग मिले हैं, अग्निवेदिका मिली है और मर्दभांड भी मिले हैं, लेकिन शैल चित्र नहीं मिले हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो 1 नंबर पर कथन है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये राइट है। दूसरा है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए हुए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और उसके बाद में देखो कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, तो ये भी राइट है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं, तो ये प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी अग्निवेदिकाएं जरूर मिली हैं। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये इसका सही नहीं है कालीबंगा सभ्यता के लिए। विकसित जो हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व यानी भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन है किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। गेहूं है, बाजरा भी है, चावल नहीं है। ठीक है, हाथी दांत की कंघी भी मिली है कालीबंगा में, लेकिन चावल के अवशेष नहीं मिले हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्दभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। तो 1 नंबर आहड़, 2 नंबर कोटडीगी, 3 नंबर घिलूंड, 4 नंबर पर कालीबंगा। तो कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के अंदर कालीबंगा के अंदर मर्दभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है कालीबंगा सभ्यता में। अब देखेंगे व्याख्या के अंदर, तो कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मर्दभांडों को उनके आकार, बनावट, मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। 1 नंबर सुतका गेंडोर, 2 नंबर पर लाहौर, 3 नंबर कोट दीजी और 4 नंबर पर है मोंटगोमरी। तो ये जो कोट दीजी है ना, कोट दीजी 3 नंबर ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं कोट दीजी पाकिस्तान में। कोट दीजी है, इसे कोट दीजी या कोट डीजी भी बोला जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल में अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोट डीजी सभ्यता का संबंध रहा है। तो अभी हमने देखा था हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से संबंध रहा था, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, यानी आहड़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा। ताम्रवती नगरी, 2 नंबर पर आगातपुर, 3 नंबर पर धूलकोट, 4 नंबर पर रहेगा बेराट। तो प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित किया गया है और 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर अथवा आगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और उसे धूलकोट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता था कि आहड़ का इनमें से प्राचीन नाम नहीं है, तो बेराट इसका राइट आंसर होता। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया है,
तो ताम्रवती नगरी, आगाटपुर और धूलकोट तीनों ही आहड़ का प्राचीन नाम हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो अभी हमने देखा है आहड़ को धूलकोट भी बोलते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नाम से एक टिल्ले के नीचे दबा दिया गया था? तो यह है धूलकोट। दोस्तों, आहड़ में खुदाई के बाद में एक 4000 साल पुरानी एक ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नाम एक टिल्ले के नीचे दबा दिया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो 1 नंबर आहड़पुर, 2 नंबर अगजपुर, 3 नंबर आगाटपुर और 4 नंबर पर आदमपुर। तो जो आगाटपुर है ना, 3 नंबर ऑप्शन इसका जो सही है, क्योंकि आहड़ सभ्यता है उसे आगाटपुर नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड ग्रेड और लेब असिस्टेंट, वन रक्षक फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में क्वेश्चन पूछा है तो थर्ड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? 1 नंबर बेराड़, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर पर बागोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आहड़, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखिए तो आहड़ या ताम्र उपकरण, बर्तन काले एवं लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी भी कहते थे और आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ये थर्ड ग्रेड में भी पूछा है। तो देखो, जो अक्षय कीर्ति व्यास है ना, जिसे एक के व्यास भी कहते हैं, इनके निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में हुआ था। अक्षय कीर्ति व्यास। व्याख्या महत्वपूर्ण है, व्याख्या देखेंगे तो आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल बोलते हैं इनको, 1954 में इन्होंने इसका जो उत्खनन कार्य वो किया था, खोज किया था। और उसके बाद में देखो 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लोहे युगीन सभ्यता के गोतक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठेकेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? 1 नंबर आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, 2 नंबर बागोर के शिवदान सिंह, 3 नंबर पर सलूम्बर के केसरी सिंह, 4 नंबर पर हो जाएगा आसिंद के दुल्ले सिंह। इसका राइट आंसर है दोस्तों सलूम्बर के केसरी सिंह है। ये 1857 के विद्रोह के दौरान ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी, वो है सलूम्बर के केसरी सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो वो है कैप्टन CL सावर्स, जिसने आलोचना की थी। ये एक ब्रिटिश अधिकारी है जो तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, कैप्टन CL सावर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि की थी, ये कथन किसने कहा है? तो 1 नंबर पर दे रखा है कैप्टन सावर्स ने कहा था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1 नंबर राम सिंह, 2 नंबर उदयमान सिंह, 3 नंबर किरत सिंह, 4 नंबर भगवंत सिंह। राइट आंसर है दोस्तों भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धौलपुर का विद्रोह है 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर, रामचंद्र, हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहां के राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह कौन है? तो वो देखो रोटी थी।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में है ना, भोजन जो था वो था रोटी, और संदेश के साथ में एक संदेश देते थे, और रोटी भी गांवों के अंदर वितरित की जाती थी लोगों को, और रोटी के साथ साथ में संदेश भी देते थे। स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 1 नंबर तांबा, 2 नंबर चांदी, 3 नंबर लोहा, 4 नंबर पर टीन। आहड़ सभ्यता में दोस्तों चांदी से कोई लेना देना नहीं है, चांदी धातु से परिचित नहीं थे आहड़वासी। तो आहड़ संस्कृति के लोग हैं वो चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे, लेकिन चांदी नहीं थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में और अन्य सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 से लेकर के 19 तक ये लगातार पूछा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है तो नीम का थाना सीकर में। सभी जानते हैं गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, काटली नदी, सीकर, नीम का थाना। अब देखो गणेश्वर सभ्यता है वो महत्वपूर्ण है, तो इसको व्याख्या में पूरा कंप्लीट करेंगे। प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन ये स्थल नीम का थाना जिले पूर्व में सीकर था और काटली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व ये स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं भी मिली हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? तो 1 नंबर है गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। तो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो राइट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में तांबा सबसे ज्यादा था। गणेश्वर सभ्यता सीकर में ही है ना, खेतड़ी इसके नजदीक है, तो तांबा अब भी खेतड़ी में निकाला जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता है और यहाँ पर भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कौन सी नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता? ये मैंने बताया था ना, काटली नदी के किनारे है, काटली नदी पर स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ये 3rd ग्रेड में पूछा है 2023 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज दोस्तों RC अग्रवाल है, जिसे रतनचंद्र अग्रवाल भी बोलते हैं। इन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी, RC अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, इन सभी 1st ग्रेड सभी एग्जामों में पूछा है, महत्वपूर्ण है, टीचर लेवल के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? 1 नंबर हड़प्पा काल, 2 नंबर लोहा युग, 3 नंबर ताम्र और कांस्य युग, 4 नंबर पर है पूरा पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ताम्र कांस्य युगीन, क्योंकि तांबा सबसे ज्यादा है गणेश्वर सभ्यता में और ये ताम्र या कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सीकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर सभ्यता में पत्थर से मकान बनाए गए थे, बाकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो व्याख्या में पूरा देख लेंगे। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे और यहाँ ईंटों के उपकरण के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में प्लावित हुई है और ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियों, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरावाली ताम्र पिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां यहाँ प्राप्त हुई है। और गणेश्वर में मिट्टी की कपिस्वर्णी 2 प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन भी मिले हैं और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी मिले हैं। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख मिले हैं। ये RBSc के सिलेबस से उठाया गया क्वेश्चन है 6ठी क्लास से। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं? तो वो गैरिक मर्दभांड है दोस्तों, रंगे हुए मर्दभांड मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो मैं बताना है। बागोर सभ्यता के अंदर देखो सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं और दूसरा है कालीबंगा दुर्गीकरण मिले हैं। तीसरा है गणेश्वर में काले चमकीले मर्दभांड मिले हैं और 4 नंबर पर दे रखा है बेराट बुद्ध विहार। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर है वो सही सुमेलित नहीं होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन
11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर बालाथल, 4 नंबर पर है बेराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाथल, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के बालाथल सभ्यता स्थल से पाया गया है। बालाथल याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ये 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो 1 नंबर है वीएन मिश्र, 2 नंबर पर है बीबी लाल, 3 नंबर पर है आरसी अग्रवाल और 4 नंबर पर है अमलानंद घोष। तो जो आपने वीएन मिश्र नाम सुना है ना बालाथल सभ्यता के लिए, उत्खनन कार्य वीएन मिश्र ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? 1 नंबर है तिलवाड़ा, 2 नंबर बूढ़ा पुष्कर, 3 नंबर बालाथल, 4 नंबर पर है बाघोर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाथल। राजस्थान में जो बालाथल है प्रागैतिहासिक स्थल है, ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है ये बालाथल। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल और नदी में सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। 1 नंबर देखो जोधपुरा साबी नदी किनारे है, 2 नंबर पर है ओजियाना खारी नदी के किनारे है, 3 नंबर कालीबंगा घग्गर और 4 नंबर पर है बालाथल कांटली। तो जो बालाथल है ये कांटली नदी के किनारे नहीं है, ये गलत दे रखा है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाणिक युग पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से दुर्गीकरण के जो पुरावशेष है वो मिले हैं। ताम्र पाषाण काल एक युगीन पुरास्थल है ये एक बालाथल। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो वह है बालाथल। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? 1 नंबर गिलूंड, 2 नंबर भगवानपुरा, 3 नंबर आबानेरी, 4 नंबर पर है रोजड़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आबानेरी दौसा। ये जो स्थल है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी गिलूंड सभ्यता है, भगवानपुरा है और रोजड़ी है, ये सभी जो स्थल है ना ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आबानेरी दौसा वाला नहीं होगा। उसके बाद में देखो 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? यानी कि दोस्तों 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो लच्छुरा याद रखना। 1998 में लच्छुरा भीलवाड़ा में स्थल की खुदाई से 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 3rd ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा है 2021 में। तो 1 नंबर आहुआ, 2 नंबर एरनपुरा, 3 नंबर नसीराबाद, 4 नंबर पर देवली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नसीराबाद अजमेर। 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले नसीराबाद से हुई थी। देखो कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद अजमेर में मेजर स्पोटिस वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारियों को मार करके की गई थी और क्रांति का अंत भी सीकर में हुआ था। ठीक है, शुरुआत अजमेर नसीराबाद से हुई थी लेकिन अंत कहाँ पर हुआ था? सीकर में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिस वुड एंड कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो अभी हमने देखा था नसीराबाद अजमेर में एक तो जो मेजर थे स्पोटिस वुड, एक कर्नल थे न्यूबरी, इन दोनों की हत्या करने के बाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी नसीराबाद अजमेर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो पहला जो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर के अंदर 28 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और पहला विद्रोह भी नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को शुरू हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो 1 नंबर पर है किशन सिंह, 2 नंबर डूंगर सिंह, 3 नंबर जुझार सिंह, 4 नंबर पर है अनाड़ सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डूंगर सिंह। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार है वो है डूंगर सिंह। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट घोड़े व शस्त्र की खरीद करके नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया था और अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। वह लूट करके 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर दनौप में चढ़ा दिया था।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगर सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये 1857 के नसीराबाद विद्रोह में बटालियन है जो एक विद्रोह शुरू किया था। 15वीं बटालियन है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, एक कंपनी का नाम रखा गया है। देखो, राजस्थान के जो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे, एजीजी थे, उन्हें ने सोचा कि संभव है कि ये इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर के आए हैं। अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद में भेज दिया और ब्यावर से 2 मेजर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाह के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश भी दिए थे, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। और 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो अभी हमने देखा नसीराबाद में पहली बटालियन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है जो इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? 1 नंबर पंडित नैनूराम शर्मा, 2 नंबर पंडित नैनूराम शर्मा व विजय सिंह पथिक, 2 नंबर पर है लाला हरदयाल तथा मेजर मेहराब खां, 3 नंबर पर है खुशाल सिंह तथा राम सिंह, 4 नंबर पर है लाला जयदाल व मेहराब खां। तो इसका राइट आंसर है लाला जयदाल तथा मेहराब खां है ना। ये राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे लाला जयदाल व मेहराब खां। कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया और यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को क्रोली निवासी मेहराब खां, रिशालदार व गोकुल मथुरा के निवासी जयदाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेलर की हत्या कर दी गई थी और बर्टन का सिर काट करके शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली गई और इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। तो ये व्याख्या महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। 1 नंबर पर दे रखा है उदयपुर का जो एजेंट था CL सावर्स, तो ये सही है। कोटा का मेजर बर्टन था, भरतपुर का मेजर निक्सन था और जयपुर का मेजर लॉरेंस नहीं था। ठीक है, तो ये 3 नंबर है ना, ये सुमेलित नहीं है पॉलिटिकल एजेंट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 4 है वो सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा का मेजर बर्टन था, इसी का सिर काट करके पूरे इलाके में घुमाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजर बर्टन कोटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे JD हॉल। ठीक है, JD हॉल है वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रीट लेवल 2 के अंदर 2022 में पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर के अंदर मॉरिसन था, मॉरिसन भरतपुर के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कर्नल ईडन था। ठीक है, कर्नल ईडन है वो 1857 की क्रांति के टाइम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, कर्नल ईडन। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे, यानी 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल बोलते हैं वो लॉर्ड कैनिंग था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, युग्म असंगत है वो हमें बताना है। देशी रियासतें हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं।
भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जेडी होल थोड़ी था, ठीक है, ये नहीं था, सिरोही का था। तो भरतपुर का कैप्टन जेडी होल पॉलिटिकल एजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये पहला ही है जो है संगत है। जयपुर का ईडन था, मेवाड़ का सवर्स था और मारवाड़ का मेक मोशन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किसमें उदयपुर के महाराणा कौन थे। ये रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में पूछा है, टॉप का क्वेश्चन है। 1857 के क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। 1 नंबर जसवंत सिंह, 2 नंबर स्वरूप सिंह, 3 नंबर पर है उदय सिंह, 4 नंबर पर है रतन सिंह। तो स्वरूप सिंह है ना, ये 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे, स्वरूप सिंह, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है जिसको उदयपुर में लिखा था। 4 नंबर दे रखा है उदयपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था। तो वैदिक यंत्रालय, ठीक है, वैदिक यंत्रालय था। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था वैदिक यंत्रालय, इसका मुद्रणालय नाम था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक यंत्रणालय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वैदिक यंत्रणालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी। तो अजमेर में, ठीक है, अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रणालय प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी अजमेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2006 में पूछा गया है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तो 1 नंबर राजस्थान समाचार, 2 नंबर सज्जन कीर्ति सुधाकर, 3 नंबर तरुण राजस्थान, 4 नंबर पर है राजपुताना गजेटियर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सज्जन कीर्ति सुधारक। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक जो समाचार पत्र है वो है सज्जन कीर्ति सुधारक। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधारक मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी, और यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित भी किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया था। एक समाचार पत्र है मजहरुल सरूर, ठीक है, ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था। तो भरतपुर से 1849 ईस्वी के अंदर मजहरुल सरूर भरतपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था 1849 से, ठीक है, 1849 से याद रखना आप मजहरुल सरूर। जो राजपुताना में जो प्रथम पत्र है ना 1849 में भरतपुर से निकाला गया था, जिसका नाम मजहरुल सरूर, जिसे जो एक मासिक पत्रिका थी। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित भी किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। 1 नंबर कनक मधुकर, 2 नंबर ब्रज दयाल शर्मा, 3 नंबर पर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, 4 नंबर पर देवी शंकर तिवारी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अचलेश्वर प्रसाद शर्मा प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ये रीट लेवल 2 के अंदर पूछा है 2022 में कि राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1 नंबर नागपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर पर अजमेर, 4 नंबर पर दिल्ली। तो तीसरा अधिवेशन दोस्तों अजमेर के अंदर हुआ था। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे। तरुण राजस्थान समाचार पत्र इसके व्यवस्थापक कौन थे। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 बंबई में, और अग्निबाण नामक राजस्थानी पत्र स्पीप अंग्रेजी में इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं संपादन भी किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1 नंबर 2 जुलाई 1867, 2 नंबर पर 2 जुलाई 1880, 3 नंबर पर 2 जुलाई 1870,
3 नंबर पर है 2 जुलाई 1877 पर। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी। 2 जुलाई 1877 में देश हितैषी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। ये एकमात्र ऐसी संस्थान थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संपन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध बनाए थे और राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया और राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम भी बना दिए गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर पर है बूंदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उदयपुर में समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी उदयपुर में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हरिजन सेवक समिति की सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान के अंदर तो जो देखो हरिजन सेवक संघ भी बनाया गया है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नंबर बांसवाड़ा 1928, 2 नंबर अजमेर 1934, 3 नंबर पर है बांसवाड़ा 1934, 4 नंबर पर है अजमेर 1928। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अजमेर 1934 को राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, अजमेर में 1934 को। देखो 30 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक और सार्वजनिक बैठक मुंबई में बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ गठित किया गया था और जिसको पूना पैक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापित किया गया था और अमृतलाल विठलदास ठक्कर और ठक्कर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया था। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया था? तो हरविलास शारदा को। ठीक है, हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, हरविलास शारदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को समाचार पत्र उसके माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? रामनारायण चौधरी ने। तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र है, उसके द्वारा 1920-21 में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो ये राजपूत गजट से संबंधित है। मोती बेगम राजपूत गजट समाचार पत्र से संबंधित है। मोती बेगम है वो राजपूत गजट में महिला एक पत्रकार थी, महिला पत्रकार थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अजमेर में हितकारिणी सभा थी, राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर में स्थापित की गई थी। देखो 22 फरवरी 1889 ईस्वी को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे और कुछ नियम पारित सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा और इसके द्वारा बहुविवाह को पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए। विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे और जो लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार दिए भेजे जाते थे वो रीत कहलाते थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने टीके और रीति की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी। निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे। अगला क्वेश्चन रीट 2021 में लेवल 2 में पूछा है कि 1889 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था? तो अजमेर में। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये कथन किसने कहा था? तो शांति
त्रिवेदी ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। देखो, नागपुर में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही। इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना भी की थी। जो मारवाड़ सेवा संघ है उसकी स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो ये शांता त्रिवेदी के द्वारा हुई थी। प्रजामंडल के आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में भाग लेकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाली शांता त्रिवेदी का विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ भी हुआ था और 1947 में इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की ताकि महिलाओं का समुचित विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? तो नगेंद्र बाला है वो कोटा शहर से संबंधित है। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 में देश में कोटा की जिला प्रमुख बनाने वाली प्रथम महिला थी। वे 2 बार विधायक रह चुकी है, 1962 से 67 और 1972 से 77। तो ये विधायक के पद पर 2 बार रह चुकी है नगेंद्र बाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लौह पुरुष माने जाते हैं। किसे कहते हैं लौह पुरुष? आप सभी जानते हैं, दामोदर दास व्यास है, इसे राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। मालपुरा टोंक में जन्मे दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1967 के विधानसभा चुनाव में जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को 15,000 मतों से हराया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सम्मिलित कीजिए। जो सावित्री देवी भाटी हैं ये जोधपुर से संबंधित है। भगवती देवी है ये दोस्तों उदयपुर से संबंधित है। और लक्ष्मी देवी आचार्य है ये बीकानेर से हैं। और कुमारी कुसुम गुप्ता है ये कोटा से। तो ये एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाएं हैं जिनको हमने सम्मिलित किया है। सावित्री देवी भाटी जोधपुर से थी, भगवती देवी उदयपुर से थी, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से थी और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं है? आजाद मोर्चा का नेता इनमें से कौन नहीं है? तो बाबा हरिश्चंद्र थे और रामकरण जोशी थे, गुलाबचंद कासली वाल थे। लेकिन जो दाऊद दयाल आचार्य दे रखा है ना ये नहीं थे। ठीक है, आजाद मोर्चा के नेता नहीं थे दाऊद दयाल आचार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। देखो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1 नंबर 1931, 2 नंबर 1933, 3 नंबर 1934, 4 नंबर 1936। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। देखो बीकानेर प्रजामंडल है ना, इसमें पंडित मगाराम वेद की अध्यक्षता में गठित किया गया 4 अक्टूबर 1936 में, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेराराम व लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री थे। ये सहयोगी रहे थे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वेद पंडित मगाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शेषकाल में ही दमन कर दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मगाराम वेद थे, अभी हमने देखा है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल के लिए प्रथम अध्यक्ष मगाराम वेद है। अगला क्वेश्चन है, देखो वेद से याद रखना, वो इसके वेद है ना, इसे वेद है, इसे आप वेद रखो क्योंकि वेद है ना सबसे ज़्यादा बीकानेर में बीमार होते हैं पीबीएम हॉस्पिटल में। तो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वेद जी मगाराम। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो मगाराम वेद तो थे ही, भिक्षालाल बोरा भी थे और लक्ष्मणदास स्वामी जी भी थे। तो ये तीनों ही क्या है, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो ऐसा बीकानेर प्रजामंडल है एक ऐसा जिसकी स्थापना दोस्तों
अपने राज्य से बाहर हुई है, वो है बीकानेर प्रजामंडल। एक अपवाद है, आप याद भी रखना इसको, कई बार एग्जाम में भी अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, कलकत्ता के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसकी स्थापना, देखो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो 1942 के अंदर दोस्तों बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 में श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित किया गया था और 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा कि जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मन गढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो बीकानेर, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता ये 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित किया गया था। 24 अप्रैल 1938 को अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी व उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया को बनाया गया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने थे। और नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर अस्थायी कार्यालय अजमेर में हुआ, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी उद्घाटन किया था और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पर ताला लगा करके मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथ द्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो वो है उत्तरदायी शासन आंदोलन, जो 1942 के अंदर मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया था, उत्तरदायी शासन आंदोलन। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, थर्ड ग्रेड में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ना, एक बार सेकंड ग्रेड 2011 में और 18 केंद्रीय थर्ड ग्रेड में पूछा गया। 23 में थर्ड ग्रेड में पूछा है। तो 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर देखो ठाकुर पूरन सिंह, 2 नंबर हुकम सिंह, 3 नंबर त्रिलोक चंद्र माथुर और 4 नंबर पर है नारायण सिंह। ये जो त्रिलोक चंद्र माथुर है, याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। त्रिलोक चंद्र माथुर ने। करौली प्रजामंडल है, इसके राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना हुई थी और मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो त्रिलोक चंद्र माथुर का हमने अभी देखा है, करौली से है, करौली प्रजामंडल से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है वो हमें बताना है। कृष्ण दत्त पालीवाल है वो धौलपुर से थे। मुथुरादास माथुर है ना, ये मारवाड़ से थे। और 3 नंबर पर दे रखा है गोपीलाल यादव भरतपुर से थे और 4 नंबर पर है हरिमोहन माथुर करौली से नहीं थे। ठीक है, त्रिलोक चंद्र माथुर थे करौली से, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार 1936 है और अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा स्थापित किया गया था प्रतापगढ़ प्रजामंडल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रम कौन सा है?
तो मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा 3 दिए गए प्रजा मंडल। इनका जो काल है, जो क्रम है, वो सही देखना है हमें। देखो मारवाड़ 1 नंबर पर आ जाएगा, मेवाड़ 2 नंबर पर आ जाएगा और बांसवाड़ा 3 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है दोस्तों रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी कहाँ पर है? फिलहाल रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष, देशराज को सचिव बनाया गया और 4 मार्च 1938 को श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा को बनाया गया था। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर रखा गया था। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद में उसका नाम बदल करके क्या रखा था? तो भरतपुर प्रजा परिषद रखा था। भरतपुर प्रजा परिषद रखा था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो ये सभी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ का स्थापना कब हुआ था? तो भरतपुर जो राज्य प्रजा संघ है इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 1928 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, कौन है जो 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? तो वो है गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, तो वो है सुशीला त्रिपाठी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुशीला त्रिपाठी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? तो 1890 की बात हो रही है दोस्तों। उस टाइम में बिजोलिया में जागीरदार कौन था? 1 नंबर परमार, 2 नंबर राणावत, 3 नंबर सक्तावत और 4 नंबर पर है चौहान। तो इसका सही जो आंसर है वो रहने वाला है परमार। परमार है वो 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो जो अशोक परमार है उसको उपरमाल की जागीर है वो किससे प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी महाराणा सांगा से। ठीक है, महाराणा सांगा से। 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सवाई कृष्ण सिंह के समय हुआ था 1897 में। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, ये 1897 के अंदर कृष्ण सिंह थे, सवाई कृष्ण सिंह, उसके टाइम में प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो ठिकाने में भूमि पर जो निश्चित कर दिया जाता था उसके लिए कुंता प्रथा प्रचलित थी और राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें लागू वसूल की जाती थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगा दिया था और जो लड़की की शादी करने पर दिया जाने वाला जो कर होता है उसे चौरी कर बोलते हैं। और संदर्भिका राजस्थान की बुक है उसके अंदर से आरबीएससी की कक्षा 9 से उठाया गया है। तो उसके अनुसार बताया कि 13 रुपये लिए जाते थे चौरी करके। उसके उत्तराधिकारी थे पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई नामक कर लगाए थे, जिसके विरुद्ध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए और ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था? उस नए कर का नाम था चौरी कर। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री की विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो वो है राव कृष्ण सिंह। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राव कृष्ण सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो रमा देवी है वो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3य चरण की महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी है, ये नारायण देवी वर्मा व रमा देवी प्रमुख थी। और रमा देवी है ये 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अभिज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, ये आरबीएससी से उठाया गया क्वेश्चन है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गई थी। तो वो है रमा देवी। ठीक है, याद रखना रमा देवी को। अगला जो क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। तो वो है किशोरी देवी। शेखावटी का नाम आते ही आपको किशोरी देवी है वो राइट आंसर करना है। 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। तो जकात तोरावाटी शेखावटी किसान आंदोलन, देखो शेखावटी किसान आंदोलन है, इसका उपनाम देखो जकात तोरावाटी शेखावटी। ये जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया था और इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटरातल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व भी किया था किशोरी देवी ने। अगला जो क्वेश्चन है, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? रीट लेवल 2 के अंदर 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो किशोरी देवी हैं वो सीकर से संबंधित है। ठीक है, ये सीकर शेखावटी किसान आंदोलन था, इससे संबंधित है श्रीमती किशोरी देवी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हो गए थे। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे वो थे कृपाराम जी। ठीक है, कृपाराम जी। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1921 के अंदर दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन शुरू हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? तो देखो मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। मारवाड़ किसान आंदोलन है ये 1920 में हुआ था। शेखावटी किसान आंदोलन 1927 में, भरतपुर किसान आंदोलन 1938 में और बेंगू किसान आंदोलन 1921 में नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बेंगू किसान आंदोलन है ना ये 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1921 में। तो सही है वो पूछा गया है इसमें, सही है वो पूछा गया है। तो बेंगू किसान आंदोलन है ये 1921 में शुरू हुआ था। बाकी मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 में नहीं हुआ, शेखावटी किसान आंदोलन 1927 में नहीं हुआ और भरतपुर किसान आंदोलन 1938 में नहीं हुआ। ये हमें देखना है थोड़ा सा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो ये बेंगू किसान आंदोलन के अंदर रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था जाट किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के आवश्यक शासन काल में 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान के जाट किसानों ने नई भूराजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कौन सा आंदोलन है वो शुरू किया था? कहाँ पर आंदोलन शुरू किया था? तो मदन सिंह ने, देखो करौली में मदन सिंह है, इन्होंने 1927 में करौली जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था मदनपाल सिंह ने। ठीक है, 1927 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों, इन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान के अंदर एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना, आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन भील क्षेत्र के बोमट में चलाया गया, अतः इसे बोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त कराने हेतु श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें संगठित किया और भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना एक ही आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो मातृकुंडिया से। एक ही आंदोलन की शुरुआत है ना 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया नामक स्थान से
शुरू की गई थी एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? तो एक ही आंदोलन से है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? रीट में क्वेश्चन पूछा है, तो ये कोल्यारी के थे। कहाँ से थे? मोतीलाल तेजावत कोल्यारी से थे, ठीक है। कोल्यारी नामक गांव है, वहां से थे। मोतीलाल तेजावत है, इसका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं मोतीलाल तेजावत। आदिवासी इन्हें बाबूजी के नाम से जानते हैं। बिलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के, एक तो जो घोमट है वह रोहिड़ा है, सिरोही में प्रारंभ किया था। ये जोड़ाल राजपूत ठिकानों में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर कार्यरत थे। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन प्रारंभ में मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ के रूप में चला था। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया और बिलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने वनवासी संघ की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के बिलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? तो वो है मोतीलाल तेजावत, मसीहा बोला जाता है आदिवासियों का। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता देखो विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन से मोतीलाल तेजावत नहीं थे, ये गलत है। और भगत आंदोलन से गुरु गोविंद गिरी, ठीक है, ये सही है। मोतीलाल तेजावत मीणा आंदोलन से संबंधित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो ये झाड़ोल है। एक ही आंदोलन से पहले है ना, मोतीलाल तेजावत झाड़ोल राजपूत ठिकाना था, उसमें कामदार के पद पर कार्यरत थे, तो झाड़ोल याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। एकीकरण से पहले राजस्थान के अंदर 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, ठीक है, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में 19 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही और खुदमखुआर ठिकाने थे। देखो 3 खुदमखुआर ठिकाने कौन से? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक एकीकरण के समय जयपुर में था, तथा नीमराणा, कोटपुतली, बहरौड़ जिला एकीकरण के समय अलवर में था, और एक केंद्र शासित अंग्रेज शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और एकीकरण से अस्तित्व में आया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, पूर्व में किस राज्य का आश्रय ठिकाना था? तो ये टोंक का आश्रय ठिकाना था लावा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो वो है मारवाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ है, और रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, और सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। प्रथम चरण में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि को मिलाकर के मत्स्य संघ ये नाम दिया था KM मुंशी के द्वारा, और निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया था। राजस्थान पोर्टल विधानसभा की साइट के अनुसार 17 मार्च 1948 को हुआ था। इस संघ की राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर के महाराणा उदयभान सिंह थे, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया था। प्रथम चरण का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित है, तो वो देखो कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में सम्मिलित कौन है? तो ABCD, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत है। A से अलवर, ABCD याद रखना मत्स्य संघ के लिए। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। अगला जो क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो देखो अलवर, भरतपुर, ABCD ये तीनों है, झालावाड़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, झालावाड़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख दोस्तों महाराजा उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह ये राज प्रमुख थे मत्स्य संघ के 1948 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? तो 19 इसमें मत्स्य संघ की पूछी है अलग से, तो 4 रियासतें थी, ठीक है। 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
मत्स्य संघ में ये 4 रियासतें थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसमें राज प्रमुख थे माराव कोटा। ठीक है, माराव कोटा थे। माराव कोटा के थे। द्वितीय चरण में 9 रियासतें थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा एक ठिकाने थे। कुशलगढ़ का संघ 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से किया गया था और इस संघ की राजधानी कोटा थी। राज प्रमुख कोटा के माराव भीम सिंह थे और प्रधानमंत्री गोकुललाल आसवा को बनाया गया था। इस संघ का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गोडगिल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो संघ की राजधानी कोटा थी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? देखो ये पूछ रहा है राजस्थान संघ के अंदर, तो राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर शामिल नहीं था। ठीक है, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये सभी थे, लेकिन उदयपुर शामिल नहीं था। 3 नंबर पर उदयपुर दे रखा है, जो इसका राइट आंसर है, जो शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो है उदयपुर। यहाँ पर बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, उदयपुर दे रखा है, लेकिन उदयपुर नहीं था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो गोकुललाल जो आसवा है ये उस टाइम प्रधानमंत्री थे। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान के गठन के टाइम गोकुललाल आसवा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा है वो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो उदयपुर रियासत है उसका राजस्थान संघ में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल है ना, उसके द्वारा वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जो राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से क्रियान्वित चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी विशाल रियासतें का संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहद राजस्थान नामक संघ का निर्माण किया गया था और 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी संघ की राजधानी जयपुर थी। श्री P सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर राज प्रमुख जयपुर के महाराणा मान सिंह, महाराज प्रमुख उदयपुर शासक भूपाल सिंह व प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ये व्याख्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए थे और राज्यों का एक समूह का गठन किया गया था जिसे ग्रेटर राजस्थान कहते थे। ठीक है, ग्रेटर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती व 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सवाई मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख दोस्तों उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह है ये राजस्थान के प्रथम महाराजा राज प्रमुख थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? रीट में एक क्वेश्चन पूछा है 2022 में और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तीनों में एक क्वेश्चन पूछा है। टीचर लेवल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री है वो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था 1949 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो 1949 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? तो वो है जयपुर राजधानी थी। वृहद राजस्थान के समय राज्य की स्थापना के टाइम है ना जयपुर राजधानी थी वृहद राजस्थान की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वे कौन से थे? तो
आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर है ना, ये 2 नेत्रों के विलय के साथ में 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। 1 नवंबर 1956 की तारीख है, वो आप ध्यान रखना। हेडमास्टर और 3rd ग्रेड में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या देखेंगे। अब जो फजल अली है, इसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी थी। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया था और इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य हद्यनाथ कंजरू था। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो अजमेर, मेरवाड़ा और आबू क्षेत्र है ना, इनको 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 7वें चरण में शामिल किया गया था और उसके बाद में एकीकरण समाप्त हो चुका था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली की सिफारिश पर मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ था? तो राजस्थान पुनर्गठन आयोग, ये आयोग है राजस्थान पुनर्गठन आयोग, जिसकी सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था और इसके जो मुख्य जो आदमी है वो कौन है? फजल अली है। ठीक है, मुख्य व्यक्ति इसके कौन है? अब फजल अली हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो वो है डॉक्टर शंकरराव देव समिति है। वो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए एक गठित की गई थी समिति, डॉक्टर शंकरराव देव समिति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? दूसरी श्रेणी का था दोस्तों। आज़ादी के समय ना राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी श्रेणी का राज्य था। 6वें चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वृहद राजस्थान को राजस्थान का आबू व देलवाड़ा क्षेत्र बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया था और इसे संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया था और इसे ख श्रेणी के राज्य में स्थान दिया गया था, यानी द्वितीय श्रेणी का राज्य था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का जो पद है ना, ये 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी राज्यों में A-B-C श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया और उनको राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। तो राज प्रमुख का जो पद है उसे राज्यपाल का पद है वो 1956 में दिया गया था। पहले इससे पहले राज्यपाल से पहले राज प्रमुख पद था, इसका नाम बदला गया था राज्यपाल 1956 में। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे तो उसे राज प्रमुख कहते थे, लेकिन बाद में उसे राज्यपाल पद नाम बना दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो 2nd ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर तक का पूछा गया क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था? तो वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो ये राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को विविधित रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आता है तो वो देखो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो चुका था और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आता है। 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था और 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग है वो अजमेर, मेरवाड़ा, टोडगढ़, सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग राजस्थान में मिलाया गया था और झालावाड़ का एक भाग सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया था और राजस्थान की राजधानी जयपुर राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया और गुरुमुख निहाल सिंह तथा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है ये 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सिपाही रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो हनुमंत सिंह है ना, ये राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा था हनुमंत सिंह।
इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ना कि कौन सा राजा किस टाइम था, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए कि जो एकीकरण हुआ था उस टाइम में कौन कौन से राजा थे किस रियासत में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे, तो वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे, जो भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक बन चुके थे। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे और 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 26 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के आदेश पर किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ रियासत का विलय अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र प्रशासित प्रदेश में करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसे बाद में प्रांतीय नेताओं के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये केवल उन राज्यों का या राज्य समूह का जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख है और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का हो, कोई स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो वो है उदयपुर रियासत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, तो वह क्या बोला जाता है, उसे पारिक दुर्ग बोला जाता है। 3rd ग्रेड में ये पूछा गया है, जिसके दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो धानवे दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों सोनारगढ़ है, जो जैसलमेर में है, ये धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है, सोनारगढ़ जैसलमेर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा है, तो गागरण दुर्ग है झालावाड़ में, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। 1 नंबर पर आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो ये एक जैसलमेर में है, जो धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। 2nd ग्रेड में पूछा है। थर्ड ग्रेड में पूछा है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, मेहरानगढ़ है, भैंसरोडगढ़ नहीं है, ठीक है ना, तारागढ़ जालौर ये पहाड़ी दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ है ना, ये पहाड़ी दुर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल दुर्ग नहीं है, बटनेर नहीं है दोस्तों। गागरोन, भैंसरोडगढ़, कोसवर्धन है ना, ये तीनों ही क्या है, जल दुर्ग है, लेकिन बटनेर का जो किला है ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, औद्योगिक दुर्ग जल दुर्ग होता है, औद्योगिक दुर्ग है ना, इसे ही जल दुर्ग कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो धाराधारगढ़ दुर्ग दोस्तों चौम्बू जयपुर में है, चौम्बू जयपुर के अंदर धाराधारगढ़ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, बटनेर किला स्थित है, तो बटनेर का किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। बटनेर किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 19वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के बाटी राजा के पुत्र थे भूपद ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। और इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूर में यह भी लिखा है कि मैंने इस इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में ये धानवे दुर्ग भग्य व जर्जर अवस्था में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे, तो बटनेर दुर्ग है उसके निर्माणकर्ता है राजा भूपद बाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। बाला किला है ना दोस्तों, ये अलवर में है, बाला किला अलवर में है। बाला किला अलवर के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन का मेवाती ने 1942 में बनवाया था और ये गिरी दुर्ग आंख वाला किला है। प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला कहते हैं। और 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया था और अलवर बसाया था। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम से जाना जाता है। ज्ञात है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खां ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया था, ठीक है, सलीम सागर बनवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सलीम सागर व सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है, तो ये बाला किला अलवर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग में घिरे हुए हैं, तो वो औद्योगिक दुर्ग है ना, ये जल दुर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो तारागढ़ का किला है ये गिरी दुर्ग है। तारागढ़ का जो किला है ना, ये पहाड़ी पर है, इसलिए गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है, तो दुर्ग गिरी
नहीं है, वो है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है, पहाड़ी पर कैसे होगा, ये एक जल दुर्ग है। जालोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना ये एक गिरी दुर्ग है, लेकिन गागरोन नहीं होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है जूनागढ़ किला, जो बीकानेर में है। ठीक है, जूनागढ़ किला है ना, ये मरुस्थलीय श्रेणी में आता है, जिसके चारों तरफ खाई बनाई गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चूरू का किला है दोस्तों, जहाँ पर क्या हुआ था कि गोले खत्म हो गए थे, तो चांदी के गोले दागे गए थे। चूरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। और चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना को लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे थे, तो लुहारों ने नए गोले बनवाए, और किंतु कुछ समय बाद गोले बनवाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। और अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुर लुहारों व सुनारों में चांदी के गोले बनवाए। तब जब तोपों में छोटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई, और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये रीट लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंग है। तो वो है रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर के दुर्ग के बारे में देखिए तो रणथंबोर का जो प्राचीन नाम है रणतयपुर, रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से ये दुर्ग का नाम रणथंबोर पड़ा। और 8वीं शताब्दी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंबन के देव निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखा था। ये विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु आसानी से देख सकते हैं। 11 जुलाई 1301 में यहाँ पर राणा हमीर अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था। रणथंबोर शासक हमीर के बारे में ये दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंबोर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए से लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग तो नंगे है लेकिन ये बख्तरबंद है। ये रणथंबोर दुर्ग के लिए व्याख्या थी, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया था और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो वो है रणथंबोर का किला। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासन से संबंधित है। तो ये रणथंबोर के किले से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो रणथंबपुर था। रणथंबोर किले का जो पुराना नाम है ना, वो देखो रणथंबपुर था, जो हमीर रासों के अनुसार था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिल पत्र की तरह दिखाई देता है। तो वो है रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर का दुर्ग बीहड़ जंगलों से घिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बिल पत्र की भांति फैला हुआ है। रंगा की डूंगरी व आरूढ़ होकर आक्रमण न किए जाने पर तब तक किला खंडित नहीं हो सकता था। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो वो है रणथंबोर किले का जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा कहते हैं। रणथंबोर किले में हमीर महल है, रानी महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है, रनीहाड़ तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और सवाई माधोपुर स्थित रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ और नवलखा महल है वो गुलाबबाग उदयपुर में है। तो ये नवलखा नाम से जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर होता है
कि नौलखा या नवलखा जो बुर्ज है वो तो चित्तौड़गढ़ में है, और नवलखा दुर्ग है वो है जालरापाटन में, और नवलखा महल है वो है गुलाब बाग उदयपुर में। और जो यहाँ पर जो नवलखा की बात हो रही है ना, वो प्रवेश द्वार है जिसे नवलखा दरवाजा कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो वो है चौमुहागढ़ का किला है जिसे धाराधारगढ़ किला कहते हैं। और चौमुहागढ़ जयपुर ग्रामीण में आता है, और रघुनाथगढ़ वह धाराधारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, और ठाकुर करण सिंह द्वारा 1595 से लेकर के 1597 के बीच में निर्मित कराया। चौमू जयपुर में स्थित है ये किला, ठीक है, चौमुहागढ़ धाराधारगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ सभी जानते हैं राजसमंद में है। कुंभलगढ़ किले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर या कुंभपुर या कमलमीर या मत्स्येंद्र या माहौर आदि के नाम से जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से लेकर के 1458 के बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला की 13वीं चोटी से गिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों व कंगारू के कारण एटुस्कन से की है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर है दोस्तों, 36 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? तो वो है कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है, इसके लिए कहावत भी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन है ने ये कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे मंडन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड से भी एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ दुर्ग है वो किसका हिस्सा है? ये आप कमेंट में जरूर बताना। कटारगढ़ कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बताना, कटारगढ़, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, सूफी संत अमीमुद्दीन की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है? तो अमीमुद्दीन जो नागौरी है वो अलग है, सूफी संत अमीमुद्दीन है इसकी दरगाह गागरोन झालावाड़ में ही। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस जिले में है, किस किले में है? तो ये गागरोन में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है, औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहा जाता है जिसके चारों ओर जल हो, जैसे काली सिंध और आबू नदियों के संगम पर बनाया गया है जल दुर्ग गागरोन का किला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया, उसका नाम है मुस्तफाबाद रखा था? तो वो है गागरोन का किला। अगला क्वेश्चन है, गागरोन किला स्थित है तो ये झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किले की नींव रखी थी? तो जूनागढ़ किले की नींव किसने रखी थी? राव बीकानेर। जूनागढ़ किला है उसका जो बीकानेर का किला है लाल पत्थरों से बने हुए 1078 गज की परिधि में फैले हुए इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। और वस्तु बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टोकरी की नींव राव बीका ने 1485 में रखी थी। इसे जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के 2 प्रधान द्वार है, कर्णपोल और सूरजपोल। इससे जो ये दुर्ग है ये खाई से घिरा हुआ दुर्ग है और चतुष्कोण, और जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ के साखे में वीरगति पाने वाली जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां बनाई गई है दोस्तों, यानी हाथी पर चढ़े हुए जयमल और फतेह की मूर्तियां बनाई गई है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है। ये 10वीं की क्लास से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। और किला वास्तव में लालगढ़ का एक महल है। किले से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है लालगढ़, जिसमें संप्रतित राज परिवार निवास करता था। उसके बाद में जो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अपने इस चैनल पर पोस्ट भी किया था। 2nd ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गढ़बीठली नाम से जाना जाता है तारागढ़ का किला अजमेर, ठीक है। तारागढ़ अजमेर, अजमेरू या गढ़बीठली राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। विश्व फेबर के द्वारा दिया गया था ये नाम राजस्थान का जिब्राल्टर, ये इसके उपनाम है। और अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था। 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत ये दुर्ग समुद्र तल से 2855 फीट ऊंचाई पर, भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और 17वीं सदी में देखो एक और है इसमें संदर्भ भी बता, राजस्थान सुजस है ना पुस्तक, उसके प्रश्न नंबर 1040 पर स्थित है ये कि 1300 फीट ऊंचाई पर है।
17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति थे विठलदास द्वारा ये किला मरम्मत करवाई गई थी। वो तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है। मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन सिंह सवार की दरगाह कहलाती है। और मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण करवाया गया था तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग्स ने देखा तो उसने मुंह से निकल पड़ा था कि ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नागा साहब का जालरा है और इब्राहिम शरीफ का जालरा है। बड़ा जालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया था। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नाना साहब का जालरा इब्राहिम का जालरा कहाँ पर है? तो अभी देखा है तारागढ़ में है। ऐसे व्याख्या से क्या है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जो नए क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राय सिंह ने। इन्होंने क्या करवाया? राजा जो जूनागढ़ किला है इसका पुनर्निर्माण किया था, राय सिंह ने निर्माण करवाया था और बीका के द्वारा शहर बसाया गया था। ये ध्यान रखना है, जूनागढ़ किले का निर्माण तो राय सिंह ने करवाया था, शहर किसने बसाया था? राणा बीका ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किला स्थित है तो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी है? तो जयमल और फतेह की। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम कौन सा है? तो चिंतामणि है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बड़कीवाड़ के विरुद्ध संबंधित है तो वो है जैसलमेर का किला। उसके बाद में आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो वो है सोनार किला, जैसलमेर में है, जिसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। तो आज के जो क्वेश्चन है वो लगभग मैंने कल्चर से और हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन थे रीट के अंदर आने लायक है वो क्वेश्चन मैंने बता दिए है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक भी जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। आपको क्या करना है, जो एग्जाम और नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे, लगभग 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन के अंदर आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन देखने और वही क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।